गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छे ढंग से चल रही होगी। बच्चों, जैसा कि आज हम लोग बायोलॉजी जीव विज्ञान के अंतर्गत एक नया जैव प्रक्रम परिवहन पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और ये टॉपिक आपके एग्जाम में कम से कम 2 से 3 नंबर का प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बच्चों, परिवहन का हम लोग डिटेल अध्ययन करेंगे, इसलिए आप शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखें। हो सकता है ये परिवहन हम 2 पार्ट में खत्म करें, क्योंकि परिवहन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होने के नाते कुछ बातें ज्यादा आपको बतानी है, कुछ बातें ज्यादा शेयर करनी है, इसलिए हो सकता है कि इसका 2 पार्ट बने। कोशिश ये करें कि सारी बातें आपको हम बता दें और एग्जाम में आप सारी बातों को लिख सकें। तो बच्चों, परिवहन का जहां तक शाब्दिक अर्थ है, परिवहन का मतलब होता है किसी भी सामान को, किसी भी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा देना, वो परिवहन के अंतर्गत आता है। लेकिन अब परिवहन का मतलब, जैसे मान लीजिए अब हम लोग बस द्वारा, जैसे बस गाड़ी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, वो भी परिवहन है। लेकिन हम लोग यहाँ पर बायोलॉजी अर्थात जीव विज्ञान के अंतर्गत परिवहन का अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार से जीव विज्ञान में परिवहन को कैसे हम बताएंगे, और पेड़ पौधों में परिवहन कैसे होता है, जीव जंतुओं में किस प्रकार से परिवहन होता है, उसके बारे में हम लोग अलग अलग अध्ययन करेंगे। जैसा कि बच्चों, परिवहन में बताया जाता है कि जो किसी भी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा देना, तो ठीक उसी प्रकार से पेड़ पौधों में भी और जीव जंतुओं में भी क्या होता है कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनका पूरे शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना जरूरी हो जाता है, और वही सभी समस्त क्रियाएं क्या कहलाती हैं, परिवहन कहलाती हैं। तो होता क्या है बच्चों, जैसे मान लीजिए हम लोग हैं, भोजन करते हैं, भोजन का पाचन, हम लोग भोजन लेते हैं, उसका पाचन होता है, अर्थात उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, वसा, ये सारी चीजें हमारे भोजन के अंतर्गत आती है पोषक तत्व के रूप में, और हमारे आहार नाल द्वारा उसका पाचन होता है। तो पाचन के बाद जो भी उपयोगी चीजें मिलती हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के रूप में आ जाता है, प्रोटीन अमीनो अम्ल के रूप में आ जाता है, और वसा जो है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के रूप में आ जाता है। तो इन सभी चीजों की जरूरत शरीर के विभिन्न कोशिकाओं को होती है। शरीर में हमारी बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं बच्चों, तो ये समस्त कोशिकाओं को इन चीजों की जरूरत होती है, इन पोषक तत्वों की जरूरत होती है। ऐसा नहीं है कि केवल आहार नाल भोजन का पाचन कर रहा है तो केवल आहार नाल को ही इन चीजों की जरूरत है, बल्कि समस्त कोशिकाओं को, अर्थात जो आहार नाल की कोशिकाओं के साथ साथ शरीर में जितनी कोशिकाएं हैं, अर्थात जो कोशिका यहाँ पर भी है, उसको भी उन पोषक तत्वों की जरूरत है। तो वो चीज आहार नाल से यहाँ तक आना जरूरी है। तो इस प्रकार से जो ये पोषक तत्व है, उनका एक स्थान से दूसरे स्थान तक आना, अर्थात वो उपयोगी है, उनका एक स्थान से दूसरे स्थान तक आना। और कभी कभी क्या होता है कि कुछ अनुपयोगी चीजें भी होती है, जैसे भोजन के साथ साथ कुछ चीजें ऐसी होती है जो अपशिष्ट पदार्थ के रूप में होती है, उनका शरीर से बाहर निकलना भी अनिवार्य होता है। तो उनको भी शरीर से बाहर निकालने का काम, उसको भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना पड़ता है, तब वो जाके शरीर से बाहर निकलती हैं। तो ये सभी क्रियाएं हम परिवहन के अंतर्गत पढ़ेंगे। जिस प्रकार से मनुष्य में, जीव जंतुओं में होता है, ठीक उसी प्रकार से पेड़ पौधों में भी होता है। पेड़ पौधों में भी परिवहन का काम कैसे होता है, पेड़ पौधों में आप लोग जानते हो कि जो जल है या खनिज लवण है, उसका एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना जरूरी है। नहीं, आप जानते हो कि प्रकाश संश्लेषण में जल की जरूरत होती है। तो जल कैसे, किस प्रकार से पौधों में जल एक स्थान से दूसरे स्थान तक, अर्थात पत्तियों तक, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण में पत्तियां इन्वॉल्व होती हैं, तो वहां पर किस प्रकार से जल पहुंचे, तो कहीं ना कहीं वहां भी परिवहन का होना तय है। और जब भोजन बन जाता है पत्तियों में, तो भोजन केवल पत्तियों को ही नहीं चाहिए, पौधे के विभिन्न हिस्सों तक भोजन का भी पहुंचना जरूरी है। तो इस प्रकार से भोजन का भी परिवहन होना जरूरी है। तो यहाँ पर भी पेड़ पौधों के लिए भी परिवहन आवश्यक है और जीव जंतुओं के लिए भी परिवहन आवश्यक है। तो हम लोग अलग अलग पार्ट में इसको पढ़ेंगे कि पेड़ पौधों में किस प्रकार से परिवहन होता है और जीव जंतुओं में किस प्रकार से परिवहन होता है। तो सबसे पहले तो हम परिवहन की एक जनरल परिभाषा हम लोग यहाँ पर जाने कि परिवहन क्या है, चाहे वो पेड़ पौधों के बारे में हो, चाहे वो जीव जंतुओं के बारे में हो। तो परिवहन के बारे में बच्चों आप लोग याद रखें कि जो
उपयोगी वस्तु हो, उपयोगी चीज हो, उनको शरीर की विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाना, जैसे पोषक तत्व है, ऑक्सीजन है, उनका शरीर की विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाना। और जो अनुपयोगी, जो हानिकारक चीजें हों, जो अपशिष्ट पदार्थ हों, उनको शरीर की विभिन्न कोशिकाओं से कलेक्ट करते हुए उस स्थान तक पहुंचाना जहां से वो बाहर निकल सके। ये सभी क्रियाएं क्या कहलाती हैं? परिवहन कहलाती है, जिसको हम लोग नोट कर लेते हैं एक डेफिनेशन के रूप में। वह जैविक क्रिया, वह जैविक क्रिया जिसके द्वारा लाभदायक सामग्रियों को शरीर की विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाया जाना तथा विभिन्न कोशिकाओं से हानिकारक सामग्रियों को शरीर से बाहर तक पहुंचाना ही क्या कहलाता है बच्चों? परिवहन कहलाता है। परिवहन कहलाता है। ये एक डेफिनेशन हो गया कि वह जैविक क्रिया जिसके द्वारा लाभदायक सामग्रियों को शरीर की विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाया जाना तथा विभिन्न कोशिकाओं से हानिकारक सामग्रियों को शरीर से बाहर तक पहुंचाना ही परिवहन कहलाता है। ये बिल्कुल शाब्दिक उसका अर्थ हुआ परिवहन का, कि परिवहन में क्या होता है कि जो लाभदायक चीजें होती, जैसे पोषक तत्व है, तो पोषक तत्व का जब पाचन हो गया शरीर के अंदर आहार नाल में, तो आहार नाल से शरीर के विभिन्न हिस्सों तक उसको पहुंचाना, ये भी परिवहन है। और जो अपशिष्ट पदार्थ बचता है उसको उस अंग तक पहुंचाना जहां से वो बाहर हो सके, वो भी परिवहन के अंतर्गत आता है। तो परिवहन के बारे में इतनी बातें, आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले ले, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, कभी कभी पूछा जाता है आपसे एग्जाम में। अब यहाँ पर बच्चों, जैसा कि हम आपको बताएं कि परिवहन के विषय में हम लोगों को पेड़ पौधों के बारे में भी पढ़ना है और जीव जंतुओं के बारे में भी पढ़ना है। तो सबसे पहले परिवहन के अंतर्गत हम लोग पेड़ पौधों के अंतर्गत परिवहन पढ़ेंगे। तो पहला टॉपिक है पेड़ पौधों में परिवहन। पेड़ पौधों में परिवहन, पेड़ पौधों में परिवहन। अब यहां पर हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहला टॉपिक पेड़ पौधों में परिवहन। जैसा कि बच्चों आप लोगों को जानना चाहिए कि पेड़ पौधों में किन किन चीजों का परिवहन होता है। जैसे हम लोगों में पोषक तत्व, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, ऑक्सीजन, इन सब चीजों का परिवहन एक स्थान से दूसरे स्थान पर, कार्बन डाइऑक्साइड, इन सब चीजों का परिवहन होता है। तो ठीक उसी प्रकार से पेड़ पौधों में भी परिवहन होता है। तो किन किन चीजों का परिवहन होता है इसके बारे में हम लोग जाने। तो बच्चों जैसा कि आप लोगों को बता दें कि पेड़ पौधों में केवल 3 चीजों का परिवहन मुख्यतया होता है। जैसे पहली चीज तो आप लोग कह सकते हो कि जल और खनिज लवण। जैसा कि जल कहां से मिलता है? जड़ के द्वारा मिट्टी से पेड़ पौधे क्या करते हैं? जल अवशोषित करते हैं। तो जल मिट्टी से वो लेते हैं, जड़ के द्वारा लेते हैं। तो जड़ से परिवहन होके धीरे धीरे उन स्थानों तक जल पहुंचता है जहां पर जल की जरूरत होती है। जैसा कि जल की जरूरत हर कोशिकाओं को होती है, तो जल धीरे धीरे ऊपर से नीचे से ऊपर की ओर जाता है और उसी के साथ खनिज लवण भी जाते हैं। और क्या होता है? दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज है भोजन। जैसा कि आप लोग जानते हो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में पत्तियां भोजन बनाती हैं। तो भोजन जब पत्तियां बना लेती हैं तो क्या पत्तियां अपने पास ही भोजन रख लेती हैं? उन्हीं को जरूरत है? ऐसा नहीं। भोजन जो है पत्तियों से शरीर पेड़ पौधों के विभिन्न अंगों तक पहुंचाया जाता है। तो यहाँ पर 3 चीजों का हम परिवहन देखेंगे पेड़ पौधों में। सबसे पहले तो जल प्लस खनिज लवण, ये 2 चीज
परिवहन होगा जल और खनिज लवण का, और दूसरा जो है भोजन, जो पत्तियों द्वारा जो भोजन बनाया जाता है उनका परिवहन होगा। अब ये कुछ चीजों का परिवहन पेड़ पौधों में होता है, तो अब देखेंगे कि इन चीजों का परिवहन किस प्रकार से पेड़ पौधों में होता है। तो बच्चों जानो कि जो आप जैसे कि मान लीजिए प्रकाश संश्लेषण क्रिया हो रही है, तो हमने आपको पहले बताया है, आपको पहले वीडियो में, कि जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है उसमें पेड़ पौधे जल का भी उपयोग करते हैं। तो जल उनको मिलता कहां से है? वो जमीन से जल अवशोषित करते हैं जड़ के माध्यम से। तो स्थिति क्या होती है? एक विशेष प्रकार की कोशिका होती है, एक विशेष प्रकार के ऊतक होते हैं जिनके माध्यम से जल का अवशोषण होता है, जल और खनिज लवण का। उसका नाम है जाइलम ऊतक, याद रखेंगे, जाइलम ऊतक। ये ऐसा ऊतक है जो पेड़ पौधों में पाया जाता है, और ये ऊतक क्या करता है कि जल और खनिज लवण को नीचे से ऊपर की ओर ले जाता है। और भोजन, आप जानते हो कि भोजन पत्तियों में बनता है, तो पत्तियों से भोजन विभिन्न अंगों तक किसके माध्यम से पहुंचता है? किस ऊतक के द्वारा? फ्लोएम ऊतक के द्वारा। याद रखेंगे, ये दो ऊतक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इनका उपयोग परिवहन में, पेड़ पौधों के परिवहन में बिल्कुल अहम भूमिका निभाता है। तो आप देख रहे हो, अगर कोई आपसे पूछे कि पेड़ पौधों में जल और खनिज लवण को एक स्थान से दूसरे स्थान पर कौन ले जाता है, तो कौन ले जाता है? जाइलम ऊतक। और जो भोजन बनता है, पत्तियां जो भोजन बनाती हैं, उनको फिर विभिन्न स्थानों पर भोजन कौन पहुंचाता है? तो फ्लोएम ऊतक। तो जाइलम ऊतक क्या करता है? जल और खनिज लवण को नीचे से ऊपर तक पहुंचाता है, और भोजन को जो पत्तियां बना लेती हैं उनको विभिन्न भागों तक कौन पहुंचाता है? फ्लोएम पहुंचाता है। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान से देखें। उसके बाद फिर हम इसको मिटाते हैं, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अलग अलग प्रकार से हम लोग इसकी प्रक्रिया को समझें कि किस प्रकार से इनका जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। यहाँ पर एक चीज और समझ लें कि जल और खनिज लवण का जो परिवहन होता है पेड़ पौधों में, वो दो प्रकार से होता है। जैसे वाष्पोत्सर्जन द्वारा, पहला तो है वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन के द्वारा होता है। क्या होता है? जल और खनिज लवण का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। और दूसरा है मूल दाब के द्वारा, मूल दाब के द्वारा। ये दो चीज आपको पहले एक एक टॉपिक करके हम लोग अध्ययन कर रहे हैं कि किस प्रकार से पेड़ पौधों में जल और खनिज लवण का एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवहन होता है। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि किस प्रकार से भोजन जो होता है फ्लोएम के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। पहले इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो हमने आपको बताया कि जल और खनिज लवण का जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, अर्थात जल मिट्टी से पेड़ पौधे अवशोषित करते हैं जड़ के माध्यम से, और वो फिर धीरे 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 तना में, पत्तियों में, विभिन्न स्थानों पर वो पहुंच जाता है। तो उसके लिए दो प्रक्रिया हम लोगों को यहाँ पर पढ़ना है कि वाष्पोत्सर्जन द्वारा किस प्रकार से जल और खनिज लवण का परिवहन होता है, और मूल दाब के द्वारा किस प्रकार से जल और खनिज लवण का परिवहन होता है। इसको आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लें, इसको मिटाएं, उसके बाद फिर एक एक करके हम लोग अध्ययन करते हैं। आइए, ये है, हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ रहे हैं, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लें। बच्चों एक बात हम आप लोग बता दें कि थोड़ी सी बात यहाँ पर हम लोग पहले कर लें कि जाइलम और फ्लोएम, इसके बारे में जरा सा अध्ययन कर लें। कभी कभी अंतर पूछ लेता है कि जाइलम और फ्लोएम में क्या फर्क है, तो इसमें अंतर आप लोग स्पष्ट कर लें। ये तो थोड़ा सा इसकी चर्चा आई है, तो यहाँ पर इसका अध्ययन कर लेना थोड़ी सी जरूरी है। तो जाइलम क्या करता है? जाइलम एक ऐसा ऊतक है जो खनिज लवण और जल को क्या करता है? नीचे से ऊपर पहुंचाता है। तो क्या करता है? जल और खनिज लवण, जल और खनिज लवण को नीचे से माने मिट्टी से, अर्थात यहां पर मिट्टी भी लिख दे रहे हैं, मिट्टी से नीचे से ऊपर ले जाता है। याद रखें, जाइलम का काम होता है कि जल और खनिज लवण को नीचे से अर्थात मिट्टी से ऊपर ले जाता है। और ये क्या करता है बच्चों? फ्लोएम ये करता है भोजन, जो भोजन पत्तियों में बनता है, भोजन को पत्तियों से
पत्तियों से अन्य भागों में ले जाता है। पहला डिफरेंस तो यही हो गया। अगर आपसे कोई पूछे कि जाइलम और फ्लोएम में क्या फर्क है, तो आप कहेंगे दोनों ऊतक ही है, जाइलम भी एक ऊतक है, फ्लोएम भी एक ऊतक है। लेकिन जाइलम का काम क्या है कि जल और खनिज लवण को नीचे से ऊपर की ओर ले जाता है, और फ्लोएम का काम क्या है कि जो भोजन पत्तियों में बनता है तो पत्तियों से अन्य भागों में उसे ले जाता है। इसके बाद जो है क्या होता है कि जाइलम की कोशिकाएं जो होती हैं ये मृत होती हैं। इसकी कोशिकाएं अर्थात जाइलम की कोशिकाएं, चूंकि ऊतक है तो कोशिकाओं का समूह होगा, इसलिए कोशिकाएं लिखा जा रहा है। इसकी कोशिकाएं मृत होती हैं, कहने का मतलब मरी होती हैं, मृत होती हैं। जबकि यहां पर क्या होता है, इसकी कोशिकाएं फ्लोएम की कोशिकाएं, इसकी कोशिकाएं जीवित होती है। याद रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका चल रहा है। आप लोग इसको लिखते भी चलेंगे, नोट्स भी बनाते चलेंगे, ताकि कोई दिक्कत ना आए। ये दो महत्वपूर्ण अंतर है जाइलम और फ्लोएम में। पहला तो आपने देखा कि जल और खनिज लवण को पहुंचाने का काम कौन करता है, जाइलम। फ्लोएम क्या करता है, भोजन जो बनता है पत्तियों में वो पत्तियों से विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का काम फ्लोएम करता है। दूसरा जो डिफरेंस है, जाइलम की कोशिकाएं कैसी होती हैं, मृत होती हैं, और फ्लोएम की कोशिकाएं जीवित होती हैं। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। आइए चलिए, अब हम लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार से परिवहन की घटना पेड़ पौधों में हो रही है। तभी हमने आपको बताया था कि जो जाइलम होता है अर्थात जल प्लस खनिज लवण, इसका परिवहन कौन करता है, अभी अभी मैंने आपको बताया जाइलम करता है। चलिए लिख लेते हैं। अब ये जो जल और खनिज लवण का जो परिवहन होता है ये दो प्रकार से होता है। एक तो वाष्पोत्सर्जन द्वारा होता है, और दूसरा होता है मूल दाब के द्वारा। अब ये दोनों चीजें हम यहां पर पढ़ेंगे कि जल और खनिज लवण का जो जाइलम ऊतक है वो क्या करता है, परिवहन करता है। लेकिन ये जाइलम ऊतक दो प्रकार से परिवहन करता है। एक तो वाष्पोत्सर्जन द्वारा परिवहन करता है, एक मूल दाब के द्वारा परिवहन करता है। तो बच्चों सबसे पहले तो हम ये जाने कि वाष्पोत्सर्जन होता क्या है। वाष्पोत्सर्जन क्या है, तो वाष्पोत्सर्जन का मतलब होता है कि जैसे हम लोगों के शरीर में क्या होता है, अंदर जो पानी होता है, जल होता है, वो पसीने के रूप में बाहर आता है। तो ठीक उसी प्रकार से पेड़ पौधों में भी जो जल होता है वो क्या होता है, वाष्प के रूप में बाहर आता है। जैसे पत्तियों में क्या होता है कि कभी कभी आप देखेंगे कि पत्तियों के ऊपर छोटी छोटी बूंद दिखाई पड़ती है। या आप इसको और स्पष्ट देखना चाहते हैं तो किसी पत्ती के ऊपर एक पॉलीथीन बांध दीजिए, उसको रबड़ से टाइट कर दीजिए, आप उसको 2 से 3 घंटे तक छोड़ दीजिए। फिर जब आप उसको निकाल के देखेंगे तो पॉलीथीन के अंदर की दीवार पर छोटी छोटी बूंदें आपको दिखाई देगी। तो वो बूंदें कहां से आई, वो पानी कहां से आया, उसी पेड़ से, उसी पौधे से ऊपर निकला, अर्थात वाष्प के रूप में बाहर आया। तो वाष्पोत्सर्जन जो होता है, वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया क्या होती है कि पेड़ पौधों के अंदर जो जल होता है वो वाष्प के रूप में बाहर आता है, और उसी प्रक्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। तो वाष्पोत्सर्जन द्वारा किस प्रकार से परिवहन होता है इसको हम लोग समझेंगे, और मूलदाब द्वारा किस प्रकार से परिवहन होता है इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तब हमें जाके क्लियर होगा कि पेड़ पौधों में जल और खनिज लवण का परिवहन होता है। जैसे मान लीजिए बच्चों यहाँ पर होता क्या है वाष्पोत्सर्जन में, कि जैसे मान लीजिए स्थिति क्या होती है, मान लीजिए ये कोई पेड़ है, यहां पर एक पेड़ बना देते हैं, ये पेड़ है, ये ठीक है ना। अब मान लीजिए पेड़ होता क्या है कि मान लीजिए यहाँ पर शाखाएं हैं, ये मान लीजिए एक ठो ये जाइलम बना दे रहे हैं, जाइलम मान लीजिए जाइलम का एक कोशिका बना रहे हैं। यहाँ पर ये लंबी लंबी कोशिकाएं हैं जाइलम की, ऐसे लंबी लंबी कोशिकाएं होती हैं जाइलम की। तो आप देख रहे हैं ये कुछ इस तरीके से होती हैं। यहाँ पर ये क्या होता है
कि जैसे जो जाइलम की कोशिकाएं मान लीजिए यहाँ पर ऊपर है, यहाँ पर पत्तियों के पास यहाँ पर है, तो होता क्या है कि जब सूर्य की रोशनी पड़ती है तो यहाँ पर जो जल होता है वो क्या होता है, धीरे धीरे वाष्प में बदल के उड़ जाता है, वाष्पोत्सर्जन होता है। तो होता क्या है कि जब यहाँ का जल, इस कोशिका का जल जब निकल जाता है तो फिर होता स्थिति क्या होती है कि यहाँ का, इस कोशिका का जो जल है वो अपने आप कहाँ शिफ्ट हो जाता है, इसमें चला जाता है। फिर यहाँ से फिर उड़ता है, ये जल वाष्प के रूप में निकलता है, तो फिर ये जगह, ये इसकी जगह कवर कर लेता है। फिर यहाँ से जब यहाँ से यहाँ, ऐसे धीरे धीरे जो नीचे वाली जो कोशिकाएं होती हैं, यहाँ से जल ऊपर वाली कोशिकाओं में खुद अपने आप चढ़ने लगता है। ये स्थिति होती है बच्चों, आप ध्यान से देखें। कहने का मतलब आप देख रहे हैं कि जो ये मान लीजिए जाइलम, ये है, यहाँ पर लिख देते हैं जाइलम। जाइलम, तो जाइलम ऊतक जो होता है क्या करता है कि स्थिति ऐसी होती है, मान लीजिए जो जाइलम ऊतक यहाँ पर है, बाहर है, तो वो यहाँ पर सूर्य की रोशनी पड़ेगी तो यहाँ से जो जल होगा वो वाष्प के रूप में बाहर निकलेगा। तो अब इसके स्थान पर जो जल कम हो गया तो अब जल का प्रवाह यहाँ से खुद ही इस कोशिका से इस कोशिका में आ जाएगा, तो यहाँ पर कमी हो गई। अब जब यहाँ पे कमी हो गई तो इस कोशिका से जल यहाँ पे आ जाएगा। फिर यहाँ पर क्या हो गया बच्चों, यहाँ पर कमी हो गई, फिर इसके नीचे से जल ऊपर आ गया। तो ऐसे करते करते नीचे से क्या हो रहा है, जल आप देख रहे हो, जल नीचे से ऊपर चढ़ता हुआ चला जा रहा है, परिवहन हो रहा है जल का एक कोशिका से दूसरी कोशिका द्वारा। किसके द्वारा? जाइलम ऊतक द्वारा। चूंकि इसमें बहुत सारी कोशिकाएं होती है, कोशिकाओं का समूह होता है, इसलिए इसको जाइलम ऊतक कहा जाता है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो जल है वाष्प के रूप में ऊपर निकल रहा है और इसके द्वारा परिवहन भी हो रहा है, तो आप कह सकते हैं कि ये वाष्पोत्सर्जन द्वारा परिवहन हो रहा है। अगर वाष्पोत्सर्जन कैसे हो रहा है, क्योंकि वाष्प के रूप में निकल रहा है, ये वाष्प जल जो है वाष्प के रूप में बाहर निकल रहा है। ये क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर धूप लगेगी और यहाँ की जो कोशिका होगी वो वहां से जल वाष्प बन के, वेपर बन के बाहर निकलेगा और इसका स्थान ये बगल वाले ले लेगा, तुरंत जल यहां से यहां चला जाएगा। फिर क्या होगा कि बगल नीचे की कोशिका होगी वो उसका स्थान कवर करेगी। तो जल जो है धीरे धीरे यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां ऐसे चढ़ते हुए चला जाता है और बाद में वाष्प के द्वारा ऊपर निकलता जाता है, भाप के रूप में बाहर निकलता है। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? वाष्पोत्सर्जन द्वारा परिवहन। परिवहन कैसे हो रहा है देख रहे हो ना, पहले जो जल यहाँ था वो धीरे 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 परिवहन होके एक स्थान से दूसरे स्थान अर्थात यहाँ तक पहुंच गया। तो आप देख रहे हैं कि जल और जल के साथ आप जानते हो कि मिट्टी से ही जल आ रही है, तो मिट्टी में खनिज लवण भी पाए जाते हैं, तो खनिज लवण भी इसी के साथ साथ जल के साथ साथ ऊपर परिवहन हो रहा है, अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं। ये तो वाष्पोत्सर्जन द्वारा परिवहन, इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। एक चित्र के माध्यम से मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि किस प्रकार से वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल और खनिज लवण का परिवहन हो रहा है। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं कि जो जाइलम ऊतक ऊपर होता है, ऊपरी हिस्से में, तो वहां पर सूर्य की रोशनी पड़ती है, तो वहां से जो वहां की जो कोशिका में जो जल होता है वाष्प के रूप में ऊपर उड़ता है, बाहर निकलता है, लेकिन उसका स्थान उस जल को पूरा करने के लिए उसके नीचे वाली कोशिकाएं होती हैं, फिर वो उसके फिर नीचे वाली, फिर उसके नीचे वाली, तो धीरे 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 जल और खनिज लवण यहाँ से उठता हुआ कहाँ चला जाता है? ऊपर, और फिर वो परिवहन को प्रदर्शित कर रहा है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा है। अब इसके बाद देखते हैं कि मूल दाब में क्या होता है, कि मूल दाब के द्वारा भी परिवहन होती है। तो हो गया वाष्पोत्सर्जन के द्वारा। अब मूल दाब का मतलब होता है जड़ का दाब। कहने का मतलब मान लीजिए अगर एक हम यहाँ पर एक पेड़ बनाए इस तरीके से, मूल दाब के द्वारा क्या होता है, मान लीजिए अगर ये जड़ है, ये जड़ है, ठीक है ना, होता क्या है कि जैसे मान लीजिए ये मिट्टी है, यहाँ पे नीचे है मिट्टी है, अब यहाँ पर क्या है, जल भी है और खनिज लवण भी है, खनिज लवण भी है। तो होता क्या है कि यहाँ पर अब इसकी मात्रा ज्यादा है, जल की मात्रा जमीन में ज्यादा है। तो स्थिति क्या होती है बच्चों, जैसे यहाँ जो जड़ें हैं, जड़ में क्या होता है कि यहाँ पर पानी की मात्रा कम है, इसके अंदर पेड़ के अंदर पानी की मात्रा कम है और इसके बाहर पानी
ज्यादा है। तो जहां जो चीज ज्यादा होगा उसमें दबाव ज्यादा होगा, उसमें प्रेशर ज्यादा होगा। कहने का मतलब यहाँ पर जल और खनिज लवण का दाब ज्यादा होगा तुलना किया जाए अगर अंदर से। तो जब दाब ज्यादा होगा तो क्या होगा, जल और खनिज लवण अधिक दाब से कम दाब की ओर जाएगा। तो कहने का मतलब ये जल और खनिज लवण यहाँ पर आ जाता है। ये अपने आप अधिक दाब के कारण, क्योंकि इसका नाम ही है मूल दाब, कहने का मतलब ये दाब के कारण ये जल और खनिज लवण जल कहां चले जाते हैं, जड़ में। अब फिर जब यहां जाएंगे तो यहां पर उसका क्या होगा, यहां पर भी उसकी मात्रा बढ़ेगी जल और खनिज लवण की। तो जल और खनिज लवण की मात्रा जब बढ़ेगी बच्चों, तो यहां से फिर ये ऐसे करके यहां पर आ जाएगी, इस कोशिका में आ जाएगा। और ये जाइलम कोशिकाएं होती हैं। ठीक इसी प्रकार से फिर आगे ऐसे इस प्रकार से होता हुआ ये ऊपर पहुंच जाता है। तो आप देख रहे हैं मूल दाब के द्वारा भी परिवहन हो रहा है। मूल दाब में क्या होता है कि जो जड़ें होती हैं, जड़ के बाहर जो मिट्टी होती है, मिट्टी में ही जल और खनिज लवण पाए जाते हैं। ये सारे क्या करते हैं कि यहाँ पर चूंकि इनकी मात्रा ज्यादा होती है, इनकी सांद्रता ज्यादा होती है, तो ज्यादा सांद्रता होने के नाते यहाँ पर दबाव ज्यादा होता है, दाब ज्यादा होता है। तो दाब अधिक होने के नाते कम दाब की ओर बढ़ेगा और यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ से यहाँ ज्यादा दाब होगा, फिर यहाँ से फिर यहाँ कम दाब की ओर बढ़ेगा, फिर यहाँ दाब बढ़ेगा, फिर यहाँ कम दाब की ओर आएगा। तो कहने का मतलब ये ऊपर की ओर चढ़ता हुआ चला जाता है क्या, जल और खनिज लवण। तो आप देख रहे हैं किसके कारण हो रहा है, मूल दाब के कारण हो रहा है। तो आप कह सकते हैं कि जल और खनिज लवण का जो जाइलम, यहाँ पर भी जाइलम ही था, यहाँ पर भी जाइलम ही था, लेकिन यहाँ पर स्थिति देखिए, यहाँ पर तो वाष्पोत्सर्जन ऊपर से मन यहाँ का जल यहाँ गया, यहाँ का जल यहाँ आया, यहाँ का जल यहाँ आया, धीरे धीरे चढ़ा, यहाँ वाष्पोत्सर्जन द्वारा हो रहा है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि मूल दाब द्वारा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो जल है और खनिज लवण है उसकी सांद्रता ज्यादा है, तो दाब अधिक होगा, और दाब अधिक होगा तो अधिक दाब से कम दाब की ओर ये बढ़ेगा। यहां जाएगा तब जहां जाएगा वहां का दाब बढ़ जाएगा, अब वहां से फिर ऊपर चढ़ेगा, वहां कम दाब है तो अधिक दाब से कम दाब की ओर। इस तरीके से चढ़ता हुआ ये आपका जल और खनिज लवण ऊपर बढ़ता है। तो बच्चों देख रहे हो कि किस प्रकार से जल और खनिज लवण का जाइलम द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवहन हो रहा है। इसी बात को आप अपनी भाषा में लिख सकते हो। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको लिखने में मदद मिले। आइए अब जो है देखते हैं, ये तो हो गया जल और खनिज लवण का किस प्रकार से पेड़ पौधों में परिवहन होता है उसके बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया। आइए अब देखते हैं भोजन का परिवहन, किस प्रकार से भोजन का परिवहन होता है। भोजन का परिवहन, जो पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं, पत्तियां जो भोजन बनाती हैं, उनका किस प्रकार से परिवहन होता है। अर्थात पत्तियां जो भोजन बनाती हैं तो वो भोजन केवल पत्ती को ही नहीं चाहिए, वो फिर धीरे धीरे क्या होता है कि शरीर के पेड़ पौधों के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाना भी जरूरी है। तो होता क्या है, जैसे यहाँ पर भी एक चित्र के माध्यम से देखें, मान लीजिए ये पेड़ है आपका, ये पेड़ है, ये पेड़ है, और मान लीजिए ये और स्थिति क्या है, यहाँ मान लीजिए पत्ती है, ये पत्तियां हैं, ये पत्ती है, यहाँ भी पत्ती है। मान लीजिए ये पत्तियां जो है प्रकाश संश्लेषण कर रही हैं और भोजन यहाँ पर बन गया। मान लीजिए यहाँ पर ये भोजन है, इसको भोजन हम लिख देते हैं, ये भोजन क्या है, भोजन बन गया, प्रकाश संश्लेषण हुआ, पत्तियों ने भोजन बना लिया। अब भोजन यहाँ पर पत्तियों के माध्यम से बन गया। अब ये क्या होता है कि भोजन अब इसके विभिन्न हिस्सों तक पहुंचना भी जरूरी है। तो होता क्या है बच्चों की, जैसे मान लीजिए अब अभी मैंने बताया था कि भोजन को ले जाने का काम कौन सा ऊतक करता है, फ्लोएम, ये फ्लोएम। और ये जाइलम और फ्लोएम एक ही जगह पर पाए भी जाते हैं। कहने का मतलब वो कहीं ऐसा नहीं कि यहाँ जाइलम है तो यहाँ फ्लोएम है, वो जगह वो एक ही स्थान पर अपना अल्टरनेट क्रम में पाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए होता क्या है, मान लीजिए ये आपका फ्लोएम है, ये फ्लोएम है, फ्लोएम ऊतक है, ये कुछ इस तरीके का ये फ्लोएम है। स्थिति क्या होती है, अब भोजन जो बना, अर्थात यहाँ पर पत्तियों में जो भोजन बना, अब उसको यहाँ तक आना है। तो स्थिति क्या होती है बच्चों की, जो इसके अंदर जो ऊर्जा होती है, पेड़ के अंदर भी ऊर्जा एटीपी के रूप में होती है। तो ये क्या करता है, उसी अपनी ऊर्जा के द्वारा इस भोजन को अपनी ओर आकर्षित करता है, खींच लेता है, लोड कर लेता है। उसी एटीपी ऊर्जा द्वारा इस भोजन को अपने आप लोड कर लेता है। और जब यहाँ भोजन आ गया, भोजन जो यहाँ था,
अब एटीपी द्वारा ऊर्जा को खर्च किया इस पेड़ ने और इस ऊर्जा के द्वारा भोजन को लोड किया अपने फ्लोएम में। अब यहाँ जब लोड हो गया, फ्लोएम यहाँ भी होता है, ध्यान देना, ये सब यहाँ पर भी है फ्लोएम, ऐसे हर जगह फैला होता है। तो अब ये भोजन फ्लोएम पर लोड हो गया। अब ये क्या करता है कि जब यहाँ पर भोजन आ गया तो भोजन के साथ जल भी है, भोजन भी है, खनिज लवण भी है। अब यहाँ पर उसकी मात्रा, उसकी सांद्रता बढ़ गई। तो जहां सांद्रता ज्यादा होती है तो वहां से कम सांद्रता की ओर अपने आप क्या होता है, ट्रांसफर होने लगता है, परिवहन होने लगता है। यहाँ से भोजन यहाँ पर, फिर यहाँ से भोजन यहाँ पर, और यहाँ पर भी चूंकि फ्लोएम कोशिकाएं चारों तरफ फैली होती है ना, तो जिधर प्रेशर कम होगा उधर भोजन पहुंचना शुरू हो जाएगा। तो चूंकि यहाँ से आया, अब इधर कुछ तो इधर चला जाएगा भोजन, कुछ भोजन नीचे चला जाएगा, कुछ भोजन आप देख रहे हैं इधर भी चला जाएगा। इस तरीके से एक जगह से भोजन हट के कई स्थानों तक, पेड़ पौधों के विभिन्न हिस्सों तक, यहाँ तक कि जड़ों तक भी पहुंच जाता है। कैसे? चूंकि यहाँ पर एटीपी का काम हुआ, पेड़ पौधों के अंदर जो एटीपी ऊर्जा के रूप में है उसका काम केवल होता है पत्तियों का जो भोजन है वो फ्लोएम पर लोड कर देना। फ्लोएम पर लोड कर दिया। अब जब लोड कर दिया तो यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर उसकी सांद्रता बढ़ गई, भोजन है भी है, पानी भी है, खनिज लवण है, जहां मात्रा ज्यादा हो गया। तो मात्रा ज्यादा होने से वहां पर दाब बढ़ गया। यहाँ पर अब दाब बढ़ने से कम दाब की ओर ट्रांसफर हो गया। अब जहां जहां कम दाब होगा ये भोजन धीरे धीरे क्या होता है, पूरे पेड़ पौधे में पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, बढ़ जाता है। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि भोजन का परिवहन फ्लोएम द्वारा पेड़ पौधों में होता है। तो आज आपने देखा बच्चों इस टॉपिक में कि परिवहन के अंतर्गत किस प्रकार से पेड़ पौधों में खनिज लवण और भोजन का परिवहन हो रहा है। अब इसे आप लोग एक अच्छा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको अपनी भाषा में लिखेंगे कि इसमें मेन है, आप इसका नाम जरूर डालिएगा कि फ्लोएम जो है भोजन का परिवहन करता है। अब जब पत्तियां भोजन बना लेती हैं तो पेड़ पौधों के अंदर जो एटीपी होता है वो क्या करता है कि उस भोजन को एक फ्लोएम पर लोड कर देता है, यानी इस पर उसको लाद देता है। फिर वो क्या होता है, जहां पर वो लोड होता है वहां पर उसकी सांद्रता अधिक हो जाती है। फिर सांद्रता अधिक होने के नाते वो क्या होता है, दाब बढ़ जाता है। तो दाब जो होता है उसको कम करने के लिए वो जिधर दाब कम है उधर वो धीरे धीरे ट्रांसफर हो जाता है। इस प्रकार से पूरे पेड़ पौधे में भोजन का वितरण हो जाता है। आशा करते हैं कि आपका ये जो टॉपिक है पेड़ पौधों में परिवहन, ये समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग जीव जंतुओं में परिवहन का अध्ययन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। क्योंकि अगर उसको यहाँ पर करेंगे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा और आज आप लोग केवल पेड़ पौधों के लिए परिवहन आप लोगों ने पढ़ा। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा बच्चों। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि वीडियो पूरे उन लोगों तक पहुंचे, सबका लाभ हो और साथ साथ चैनल भी ग्रो करे। और अगर आप लोग नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करें बच्चों। थैंक यू सो मच।